हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवेरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे संज्ञान तथा संवेग। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेड के लिए। तो यदि आप भी सीटेड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और समझते हैं सबसे पहले संज्ञान। तो संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान, या फिर इसका जो अर्थ है, संज्ञान का जो अर्थ है वो मस्तिष्क की क्रियाओं से लगाया जाता है। जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि समझना हो गया, ज्ञान या बुद्धि हो गया, तो इससे रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो मस्तिष्क से संबंधित रहती हैं, मतलब मस्तिष्क की क्रियाओं से। इसके अलावा संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा संश्लेषण व मूल्यांकन आदि पक्ष सम्मिलित रहते हैं। इसके अलावा कल्पना करना, चिंतन करना, तर्क आदि सारी चीज़ें संज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। ये सारी चीज़ें संज्ञान में ही सम्मिलित रहती हैं और ये सभी क्रियाएं कैसी हैं? मानसिक क्रियाएं हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं बालकों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। तो ये 4 चरण पियाजे ने बताए हैं और इनको जब हमने पियाजे को डिस्कस किया था तो अच्छे से वहाँ पर इनको डिस्कस कर लिया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है या ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी हैं तो जीन पियाजे वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे कंप्लीट। वहाँ पर हमने सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की हैं। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो बालक के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था, जो कि चलती है 0 से 2 वर्ष, और दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ये 4 अवस्थाएं होती हैं बालकों के संज्ञानात्मक विकास की। एंड संज्ञानात्मक विकास के चरण, तो 4 चरण हैं। एक तो अवधान, स्मृति, मेटा संज्ञान और मस्तिष्क मानचित्रण। अवधान से मतलब है किसी भी चीज़ पर ध्यान देना, यानी कि अपने आसपास आप जो भी चीज़ें देखते हैं तो उस पर आप ध्यान देते हैं पहले। उसके बाद आप उसको अपने स्मृति में धारण करते हैं। कोई भी चीज़ आपने देखी, समझी, उसके बाद उस चीज़ को आप अपनी स्मृति में धारण कर लेते हैं। और मेटा संज्ञान से मतलब है कि जो भी चीज़ें आपने अपने मस्तिष्क में धारण की हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सूचनाएं, कई प्रकार की, तो उन सूचनाओं का वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत करना। यानी कि क्योंकि आपके मस्तिष्क में कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कब किस चीज़ का प्रयोग करना है, तो मेटा संज्ञान से यही मतलब होता है कि जो भी आपके माइंड में सूचनाएं हैं उनका मतलब जो भी वर्गीकरण है तो उनका सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत करना। यानी कि इस टाइम आप क्या करते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मेटा संज्ञान का ये मतलब होता है कि जो भी मस्तिष्क में क्रियाएँ हैं तो उन क्रियाओं पर आप अनुसंधान करते हैं, मतलब सर्च करते हैं कि कब क्या हमें यूज करना है, कब कौन सी सूचना प्रस्तुत करनी है। तो ये मस्तिष्क के क्रियाशीलता के अनुसंधान से संबंधित होता है। इसके अलावा मस्तिष्क मानचित्रण, तो मस्तिष्क मानचित्रण से मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपके माइंड में आपने समाहित की हुई हैं तो उसका कुछ ना कुछ इमेज होता है। आप जब चीज़ों मतलब आपके माइंड में जब चीज़ें हैं तो वो एक इमेज के रूप में रहती हैं। जब भी किसी भी चीज़ के बारे में बोला जाता है तो आपने यदि उस चीज़ के बारे में देखा है, सुना है, तो आपको फिर मतलब आपके सामने वैसा ही इमेज बन के आता है। और संवेग की यदि हम बात करें तो संवेग से मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की ऐसी स्थिति जब वह उत्तेजित हो जाता है या फिर उत्तेजना के कारण अलग अलग जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसके द्वारा हम संवेगों को पहचानते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि खुश है तो हमें उसके शारीरिक हाव भाव से समझ में आएगा, दुखी है तो भी समझ में आएगा, या फिर जो भय है, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, तो ये सारे संवेग होते हैं और ये मनुष्य के शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाने जाते हैं। इसके अलावा संवेगों के प्रकारों की यदि हम बात करें तो मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। एंड मैकडूगल के अनुसार संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। तो उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं और संवेगों का जो संबंध है वो मूल प्रवृत्तियों से होता है। इस वजह से 14 प्रकार के संवेग हैं एंड 14 प्रकार की ही मूल प्रवृत्तियां भी होती हैं।
तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मूल प्रवृत्ति और संवेग। मूल प्रवृत्ति और संवेग, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं मूल प्रवृत्ति और संवेग को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मूल प्रवृत्ति लिखी हुई है पलायन, तो पलायन का जो संवेग होता है वो भय होता है, यानी कि आपको किसी भी चीज़ से यदि डर लगता है तो डर करके आप वहाँ से भागते हैं, यानी कि पलायन कर जाते हैं। एंड जो दूसरा संवेग है क्रोध, तो क्रोध जब आपको किसी भी चीज़ से गुस्सा आती है, यानी कि आप गुस्से में होते हैं, तो उस टाइम लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है। तो क्रोध की जो मूल प्रवृत्ति है वो युत्सा होती है, यानी कि युद्ध करने की इच्छा। एंड निवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति है वो घृणा के कारण उत्पन्न होती है, मतलब यदि आपको किसी भी चीज़ से नफरत हो जाती है तो फिर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो निवृत्ति का मतलब होता है छुटकारा पा लेना किसी चीज़ से। एंड वात्सल्य, तो वात्सल्य जो संवेग है, ऐसे में मनुष्य संतान की कामना करता है। और करुणा से मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो फिर वह किसी के शरण में जाना चाहता है, ये होता है। करुणा की जो मूल प्रवृत्ति है वो शरणार्थी है। एंड कामुकता से मतलब है कि जब आपके अंदर काम भावना उत्पन्न होती है, यानी कि कामुकता संवेग उत्पन्न होता है, तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो होती है काम प्रवृत्ति। इसके अलावा जो अगला संवेग है आश्चर्य, तो आश्चर्य से मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को यदि देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो फिर यदि आपको आश्चर्य हुआ है तो आप उसके बारे में जानने की इच्छा करते हैं, यानी कि आश्चर्य की जो मूल प्रवृत्ति है वो होती है जिज्ञासा। और आत्महीनता, तो आत्महीनता से मतलब है कि यदि आप अपने आप में हीन भावना महसूस कर रहे हैं तो वो जो स्थिति होती है आपकी काफ़ी दयनीय होती है, यानी कि उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो दैन्य होती है। और इधर भी मूल प्रवृत्ति और कुछ संवेग लिखे हैं, जैसे कि यदि आपको भूख लगेगी तो आप भोजन की खोज करेंगे, ये मूल प्रवृत्ति है। एंड अधिकार से मतलब होता है कि अधिकार संवेग जब उत्पन्न होता है तो उस टाइम आप किसी भी चीज़ों को संग्रहित कर लेना चाहते हैं, यानी कि आप उस पर अधिकार करना चाहते हैं किसी भी चीज़ पर, तो आप उसका संग्रहण करेंगे। और कृति भाव से मतलब है कि आपके अंदर फिर किसी भी क्रिएटिविटी की उत्पत्ति होगी, यानी आप किसी भी चीज़ की रचना करने के बारे में सोचते हैं जब आपके अंदर कृति नामक संवेग उत्पन्न होता है। इसके अलावा आमोद, यानी कि आप जब प्रसन्न होते हैं तो आपको मतलब आप हंसते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है यदि वह प्रसन्न है, खुश है, तो वह मतलब हंसी आएगी, उसको हंसेगा, प्रसन्न रहेगा। तो ये हो गए मूल प्रवृत्ति और संवेग, जो कि 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और उनके 14 ही संवेग हैं, और ये बताए हैं हमें मैकडूगल ने। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं संवेग की विशेषताएं। तो किसी भी संवेग को जागृत करने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है, मतलब यदि व्यक्ति में कोई भी संवेग उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए भावनाओं का होना आवश्यक है। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं होगी तो संवेग भी उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे कि आपने वो एक मूवी देखी होगी रजनीकांत की जो रोबोट वाली है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं तो संवेग भी उत्पन्न नहीं होते। तो संवेगों को जागृत करने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है। एंड मनुष्य की सभी दशाओं एवं अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। तो क्योंकि मनुष्य के अंदर फीलिंग्स होती हैं तो मनुष्य की सभी दशाओं और सभी अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। कब कोई व्यक्ति खुश है, कब कोई व्यक्ति दुखी है या परेशान है, ये सारी चीज़ें मनुष्य को देख करके पता चल जाती हैं, क्योंकि उसका मतलब उसके अंदर जो भी संवेग उत्पन्न होंगे तो शारीरिक परिवर्तन ये सारी चीज़ें बता देते हैं कि कोई व्यक्ति खुश है, दुखी है, परेशान है या गुस्से में है। तो मनुष्य की सभी दशाओं या अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। इसके अलावा संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। अस्थिरता से मतलब है कि जो भी संवेग उत्पन्न होते हैं मनुष्य में वो स्थिर नहीं रहते, बल्कि कुछ टाइम के लिए होते हैं। जैसे मनुष्य गुस्से में है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दिन रात गुस्से में ही बना रहेगा। संवेग जो हैं वो अस्थिर होते हैं, यानी कि तुरंत ही परिवर्तित भी हो जाते हैं। कोई मनुष्य यदि गुस्सा है किसी भी चीज़ से तो वो कुछ टाइम वैसा रहेगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा। इसके बाद संवेग का प्रदर्शन हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत ढंग से करता है। तो मतलब जो संवेग उत्पन्न होते हैं सभी व्यक्तियों में, तो वो अपने अपने व्यक्तिगत ढंग से उसका प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्रोध को ही ले लेते हैं, तो कोई व्यक्ति यदि किसी भी चीज़ से क्रोधित है तो वहाँ पर क्योंकि किसी को कम गुस्सा आती है, किसी को ज़्यादा आती है,
तो ये क्या होता है, ये व्यक्तिगत ढंग होता है। एक ही चीज़ पर हो सकता है कि मतलब कई लोगों को गुस्सा आ जाए एक ही चीज़ पर, लेकिन वहाँ पर भी जो गुस्सा सभी प्रकट करेंगे वो अपना अलग अलग तरीके से प्रकट करेंगे। तो संवेगों का प्रदर्शन हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत ढंग से करता है। एंड संवेग परिवर्तनशील होते हैं, मतलब कि अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं रहते। एंड संवेग में अनिश्चितता पाई जाती है, मतलब निश्चित नहीं होते, तो अनिश्चितता पाई जाती है। इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेग से छीड़ संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो जो सीखना है वो संवेगों से प्रभावित नहीं होता, ये बात गलत है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो वहाँ पर जो संवेग हैं आपके वो महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड उस संवेग से छीड़ संबंध रखता है, ये बात भी गलत है। और सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र नहीं बल्कि जुड़ा हुआ होता है। एंड सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अब प्रभावित कैसे होता है कि कोई व्यक्ति, मान लो कोई बच्चा है, जैसे उसको आप सिखा रहे हैं, तो यदि वह किसी कारणवश तनाव में है तो उस टाइम बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। वहीं यदि वह खुश है, पूरी तरीके से प्रेरित है सीखने के लिए, तो वह चीज़ों को अच्छे से सीखेगा। तो संवेग प्रभावित करते हैं सीखने में। एंड अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है समझ बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसको अभी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जो मन का मानचित्रण होता है उसमें जो भी हमारे अंदर सूचनाएं होती हैं उनका वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत करना ही मन का मानचित्रण कहलाता है। यानी कि जो भी मस्तिष्क में सूचनाएं हैं आप उस पर मतलब उसकी क्रियाशीलता पर अनुसंधान करते हैं, और अनुसंधान करके ही सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा कि जो मन का मानचित्रण है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और समय एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान, यहाँ पर समय नहीं होगा, संवेग होगा। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, तो स्वतंत्र नहीं है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन हमारा 2 नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि संज्ञान, जो अगला ऑप्शन है, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एंड यहाँ पर है कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन हमारा 2 नंबर ही सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है। डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो अभी हमने 14 संवेग डिस्कस किए थे, वहाँ पर हमने भय नामक एक संवेग बताया था जो कि डर होता है। तो यहाँ पर डर संवेग है, बाकी जो ध्यान, उत्तेजना और स्मृति हैं ये संवेग नहीं है, बल्कि ये संज्ञान के पार्ट होते हैं। और जो उत्तेजना है ये भी मतलब संवेग की उत्तेजित दशा होती है। कोई व्यक्ति यदि उत्तेजित हो जाता है तो संवेग उत्पन्न होते हैं, लेकिन संवेग नहीं है ये। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो डर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है संवेगों को दबाना, बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, या फिर संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना, संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है, और संवेगों को दबाना भी नहीं है। एंड बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, ये भी सही नहीं है, बल्कि संवेगात्मक विरेचन का अर्थ होता है संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, या फिर अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो यदि कोई बच्चा संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित है, अभिप्रेरित से मतलब है कि किसी भी चीज़ से वह काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है यदि,
तो उसकी मुख्य विशेषता क्या होगी? उनका विषादग्रस्त व्यवहार ये गलत है। और अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका होता है ये मैच्योरिटी को दिखाता है। और उनका अंतर्मुखी स्वभाव तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई बच्चा प्रेरित है काफ़ी ज़्यादा तो वह अंतर्मुखी स्वभाव का नहीं होगा, बल्कि उसके प्रति वह अति क्रियाशीलता दिखाएगा। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, किंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या फिर शारीरिक विकास से। तो ऑप्शन तो इसके लिए पहला वाला ही सही हो जाएगा, लेकिन इसको हमने डिस्कस किया था कि जो व्यक्तियों में संवेग उत्पन्न होते हैं उनका प्रदर्शन व्यक्तिगत ढंग से प्रदर्शित करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि नाराज़ तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि गुस्सा सभी को आती है, लेकिन एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गुस्साएगा किसी भी चीज़ पर या किसी व्यक्ति के ऊपर ही, तो वहाँ पर जो सभी की गुस्सा है वो अलग अलग प्रदर्शित होगी, अलग अलग मात्रा में और अलग अलग तरीके से कोई व्यक्ति नाराज़ होगा। तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है संवेगात्मक विकास से ही। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए।